हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे कवर। चैप्टर 1 एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका टाइम पीरियड क्या है वो 1 नहीं है, 10,000 BC टू 1206 AD तक इसका टाइम पीरियड है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड बेसिकली बताया है मैंने। अब हम शॉर्ट में ये जो बुक है जिससे कि PDF बनाई है मैंने, वो हम इसको जानेंगे समझेंगे, और आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि लिखोगे तभी याद होगा। और हाँ गाइस, ऊपर कुछ चल रहा है उसको देख लो ज़रा। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड यस, अगर आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। कुछ वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मेंबर्स के लिए होंगी, ठीक है, और बाकी आपको पता ही है सब अवेलेबल है ही है, लेकिन कुछ वीडियोस हमारी मेंबरशिप के लिए रखी हैं, मेंबर्स ही देख सकते हैं ओनली, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब प्री हिस्टोरिक इंडिया क्या होता है, क्या चीज़ है ये, क्या भला है ये। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके CUET में पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं दोबारा से, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में। अब इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें CUET में भी पूछा जाएगा, तो इसलिए बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। बेसिकली मैं बताने तो ये वाला था, जो चीज़ नीचे है, लेकिन नीचे भी है वो चीज़, सबसे पहले नीचे ही बताऊँगा, ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब बेसिकली प्री हिस्टोरिक इंडिया क्या है, हिस्ट्री क्या है, और ये प्री क्यों लगा रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। हिस्ट्री, ये जो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से, जो कि बोला जाता है जिसको हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसका मतलब ही होता है, हिस्टोरी का मतलब होता है इंक्वायरी। नॉलेज कहाँ से मिलती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नॉलेज जो मिलती है उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, ये स्टडी है किसकी, पास्ट की। किसके पास्ट की, इवेंट्स के पास्ट की। आपके पास्ट की बात नहीं हो रही है, आपके पास्ट जो जो भी थी या फिर था, वो अब किसी का प्रेजेंट है और किसी का फ्यूचर। एनीवेज, हिस्ट्री इज एन अम्ब्रेला टर्म डेट रिलेट्स टू पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री एक बहुत सिंपल चीज़ नहीं है जिसको कि आप लोग एक बार में समझ जाओगे, चुटकी बजाते ही नहीं समझ पाओगे। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, जो कि क्या रिलेट करती है, पास्ट इवेंट्स एज वेल एज द डिस्कवरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इवेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ हिस्ट्री पास्ट को नहीं स्टडी करते हैं हम हिस्ट्री के थ्रू, या फिर हम कुछ समझते हैं पास्ट का, हम बल्कि ये भी देखते हैं पास्ट को कैसे डिस्कवर कर सकें, उसको कैसे कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसको प्रेजेंट कैसे करें, इंटरप्रेट कैसे करें, है ना, डेसिफर कैसे करें। ये सारी चीज़ हमारी हिस्ट्री के में आ जाती है। इस जगह अम्ब्रेला टर्म लिख रहा है ना, अम्ब्रेला टर्म है ये, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्री, प्रो, तो प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वो क्या क्या होती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब भाई इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं क्या होता है। प्री का मतलब है जहाँ पे कि पीरियड बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, जहाँ पे कि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे, जहाँ पे इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब ये हमारा क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। उससे पढ़ने से पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, मैंने बताया सही बताया फिर नहीं बताया, कि जो पीरियड है बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, इवेंट दैट अकर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आर कंसीडर प्री हिस्ट्री। जो भी इवेंट हुए हैं हमारी राइटिंग्स इन्वेंशन से पहले, उसको हम बोलते हैं, कंसीडर करते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 स्टोन एजेस। ये स्टोन एज वाली चीज़ प्री हिस्ट्री में आती है। और इसके बताऊं हमें कैसे पता चलता है, जो हम इस पर कैसे डिपेंड करते हैं कि यहाँ सही है नहीं है, ये हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। उसके थ्रू हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे हम। आर्कियोलॉजी यानी मटेरियल रिमीन्स जो बचते हैं, यहाँ पे इसको आर्कियोलॉजी ही बोला करता है, आर्कियोलॉजिकल रिमीन्स या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। हम इसमें स्टोन एजेस पढ़ते हैं। स्टोन एजेस उसमें अलग अलग टूल्स यूज़ करते थे,
है ना? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मुझे लग रहा है आ ही जाएगा आपको, आप पढ़ोगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है मैं एक बार इसको बताऊंगा, फिर इसको रीड करेंगे यहाँ से, फिर समझेंगे। एक चीज़ और आगे बढ़ने से बताता हूँ, प्री हिस्ट्री में एक एग्जांपल देखें तो पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स आपको याद आए तो कुछ ऐसा हो रहा है, याददाश्त सी आ रही है कुछ वापस? हाँ, अच्छी बात है, आ रही है ना। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री क्या है? ये एक ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। की फीचर्स क्या है? लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड्स, इसमें जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं लेकिन लिमिटेड हैं, ज़्यादा नहीं है, और जो भी है वो अनडेसिफर्ड है, उनको पढ़ा या समझा नहीं गया, अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड है किस पे रिलाई करते हैं ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, हड़प्पन सिविलाइजेशन मान सकते हैं या कह सकते हैं इसका एग्जांपल। इसके अलावा देखें हिस्ट्री, हिस्ट्री एक वो पीरियड है, रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन डेसिफर्ड रिटन एविडेंसेस। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? इसमें भर भर के हमें राइटिंग्स मिलती हैं और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं। ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स दिखाई देते हैं, सोसाइटीज़ दिखाई देती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें हम मुगल से मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री यहाँ से पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये एक पीरियड है जो कि किस किस के बीच में आ रहा है? ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में आ रहा है। ड्यूरिंग विच अ कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन हैड नॉट डेवलप येट बट हैज़ इट्स mentioned in the written records of a contemporary literate civilization। पूरी तरीके से नहीं हुआ था डेवलप, लेकिन हाँ कुछ कुछ मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, लिटरेट सिविलाइजेशन देखी गई है यहाँ पे, जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लिखेगा तो वही ना जो पढ़ेगा, जो बिना पढ़े कोई कैसे लिख लेगा? अब मेरे को ये मेंशन ही पढ़ना नहीं आ रहा तो मैं लिख लूँगा कि इसको क्या क्या, इस मेंशन की स्पेलिंग को कितना हार्ड लगेगा, है ना? मैं सोचूंगा मेंशन की स्पेलिंग क्या होती है? एम एन, मैन मैन, शन शन, मेंशन, मेंशन हो गया। वही है ना, जो जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक समझेगा नहीं, जब तक लिख कैसे लेगा? तो लिटरेट सिविलाइजेशन वही चीज़। मिसाल के तौर पे देखें, द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन अनडेसिफर्ड हाउएवर सिंस इट्स एग्जिस्टेंस इज नोटेड इन मेसोपोटामियन राइटिंग्स। जो स्क्रिप्ट है कहाँ की? हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सभ्यता की, वो आज भी अनडेसिफर्ड है, पूरी तरीके से उसको समझा पढ़ा या फिर डेसिफर्ड नहीं किया गया है। हाउएवर सिंस इट्स एग्जिस्टेंस इज नोटेड इन मेसोपोटामिया राइटिंग। अब इसकी एग्जिस्टेंस हमें कैसे पता चलती है? जो कि मेसोपोटामियन राइटिंग में हमें पता चलती है। इट इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री सिमिलरली। बेसिकली मेसोपोटामियन हिस्ट्री को भी कंसिडर किया जाता है प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में। Similarly, Vedic civilization from 1500 to 600 BCE is considered part of proto-history as well। ठीक है, इसको भी मानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को, जो कि कहाँ से 1500 से 600 BC तक। Neolithic and Chalcolithic culture are also considered part of the proto-history by archaeologists। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये चालकोलिथिक और न्यूलिथिक भी, जो चालकोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर है वो भी कंसिडर किया जाता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री के अंदर, यानी इसके अंदर, सेकंड वाले के अंदर। अब थर्ड में क्या आता है? हिस्ट्री में क्या आता है? द स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द स्टडी ऑफ द लिटरेट सोसाइटीज बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंस्टिट्यूट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हमें सोचिए आप, इसमें हमारे पास क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इसमें हमारे पास क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं मेनली। राइटिंग सिर्फ 1-2% है, 99% हमारा क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें 100% आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऊपर वाले में, इसमें 99, इसमें 1% राइटिंग्स मान के चलो। जस्ट मान के चलो, ऐसा नहीं है ही एकदम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इनफैक्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक समझने के लिए। और सेम चीज़ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल में क्या है, सॉरी हिस्ट्री में क्या आ जाएगा? अगर हम हिस्ट्री को 100% जान रहे हैं तो 50% हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ 50% हमारे पास राइटिंग्स भी हैं।
ठीक है, यानी हमारे पास 100% क्या आ गई, हिस्ट्री आ गई तरीके से पूरी, हम समझ गए हिस्ट्री को, ठीक है। या फिर 100% दोनों दोनों मिल रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, एंशंट इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसको हम बस इस वाले पेज तक पढ़ेंगे यहाँ तक, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतनी बड़ी हो जाएगी। द सोर्सेज विच हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज आर, जो सोर्सेज एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो है नॉन लिटरेरी सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज विच इंक्लूड्स रिलीजन लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। दो टाइप के होते हैं ये तो पता है, नॉन लिटरेरी सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आता है, ये सारा हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेज के पार्ट है। क्या क्या, कॉइन्स, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर करके लिखते हैं, थोड़ा आपको याद भी रहेगा। और ये कॉइन्स, मटेरियल रिमेन्स, मटेरियल रिमेन्स, या फिर बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस, क्या, इंस्क्रिप्शंस, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या आ जाएगा हमारा, लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमारा आ जाएगा रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेक्युलर लिटरेचर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे सिर्फ कॉइन्स और मटेरियल रिमेन्स की, इसके अलावा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी कर लेंगे लिटरेरी और नॉन लिटरेरी सोर्सेज के सारी चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टोन एज के बारे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, एंशियंट इंडियन करेंसी वॉज नॉट इशूड इन द फॉर्म ऑफ पेपर बट एज कॉइन। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो करेंसी थी वो एज अ पेपर के फॉर्म में नहीं होती थी लेकिन कॉइन्स की फॉर्म में हुआ करती थी। द अर्लीस्ट कॉइन फाउंड इन इंडिया कंटेन ओनली अ फ्यू सिंबल्स, पंच मार्क्ड कॉइन मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, जो अर्लीस्ट कॉइन मिला है इंडिया का वो क्या कंटेन करता है, उस पर क्या छपा हुआ है या फिर क्या उस पर दिखता है हमें, एक सिंबल, एक पंच मार्क्ड कॉइन जो कि किससे बना हुआ है, सिल्वर और कॉपर से। बट लेटर कॉइन्स मेंशन द नेम ऑफ द किंग, गॉड्स, डेट्स एटसेट्रा। पहले में स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीज़ें मिली, कुछ सिंबल्स देखने को मिले और कुछ पंच मार्क्स देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ ये चीज़, बढ़ा, चेंज हुआ। उसमें अब देखने को मिल रहा है हमें मेंशन हो रहे नेम, किसके, किंग के, राजाओं के नाम दिख रहे हैं उसमें हमें, भगवान के नाम दिख रहे हैं, भगवान की तस्वीर भी दिख रही है कहीं ना कहीं, डेट्स पता चल रही हैं वहाँ पे, है ना, मेंशन है कॉइन्स पे। ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं। देखो पहले कॉइन्स इतने छोटे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के टाइम पे हैं, पहले बड़े हुआ करते थे जैसे टेढ़ी मेढ़ी शेप के, ये कभी ये कभी ये, है ना, तो जैसा बन जाता था वैसा ही, मशीन तो हुआ नहीं करती थी, या फिर इस पर टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा कोई कारीगर, जो भी बनाने वाला, सुनार, लोहार, या फिर चंदार, चांदी बनाने वाला चंदार होगा ना, सोने बनाने वाला सोनार होगा, हाँ जो भी है, सिल्वर, जो, अरे जो भी है, जो कॉइन बनाने वाला, कोई डेफिनेट शेप नहीं हुआ करती थी, ये समझ लो, ठीक है। बाद में इनके किंग के नाम, गॉड के नाम, डेट्स के भी यहाँ पे जिक्र होने लगे। द एरिया वेयर दे वर फाउंड इंडिकेट्स द रीजन ऑफ द सर्कुलेशन। अब भैया एक गरीब एरिया है इंडिया में और एक अमीर एरिया है, अगर ये दोनों ही तबाह हो गए, जहाँ पे सिक्के हैं, सिक्के यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे फिर यहाँ ज़्यादा मिलेंगे सिक्के, डेफिनेटली इसी बात है, रिच वाले एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, पुअर में कम मिलेंगे, क्योंकि ये रिच तो इधर से उधर सर्कुलेट कर रहे हैं ना, कभी इसको दे रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं, कभी इसको कभी उसको। लेकिन रिच में, पुअर में क्या हो रहा है,
है ही नहीं, लो कर लो, ठीक है। दिस अनेबल टू reconstruct the history of several ruling dynasties, especially during Indo-Greek rule, who came to India, especially from northern Afghanistan and ruled India in second and first century, sorry first BCE। हम स्पेशली बताते हैं, समझते हैं ये किससे पता चलता है। ये जो कॉइन्स हमें बताती है किसके बारे में, कुछ डायनेस्टीज के बारे में, स्पेशली जो कि आई थी हमारी इंडो ग्रीक से, है ना। जैसे कि इंडिया में आई थी कहाँ से, वो रूल बेसिकली इंडो ग्रीक रूल जो इंडिया पे हुआ था, जो कि आई थी इंडिया में कहाँ से, नॉर्दर्न अफगानिस्तान से, और जिसने रूल किया था इंडिया को सेकेंड और फर्स्ट BCE में, है ना। और क्या बता रहा था, और हाँ, कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री, भाई कॉइन्स पता चलेंगे तो इकोनॉमिक हिस्ट्री पता चलेगी वहाँ की, है ना, ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, कितना अमीर था कितना नहीं था, एंड ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व सच एज स्क्रिप्ट, art, religion of that time. It also helped in the understanding the progress made in term of metallurgy and science and technology. The study of coins is called numismatic। ये जो important चीज़ है वो यहाँ पे है, मैं वही तो सोच रहा था यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, बताओ। न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक। और कुछ भी चीज़ इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता है वो भी आप कमेंट में लिख दो, जिससे कि जो पढ़ के जा रहा है ये चीज़ और उसकी चीज़ मिस हो रही है तो वो आपका कमेंट देख के आपको थैंक यू बोल दे और उसका काम हो जाए, है ना। थोड़ा मतलब ही कम रहो, है ना। आर्कियोलॉजी या फिर मटेरियल रिमेन्स, द साइंस विच डील विद द डिगिंग ऑफ ओल्ड माउंट्स in the systematic manner in a successive layer and unable to form an idea of the material life of the people is called archaeology। आपने देखा था ना, जो हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था हम सब ने, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तो ये वीडियो बन रही है जब मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरी थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाली है। माइट भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देखो, क्योंकि सिलेबस तो सेम रहेगा अभी CUT PG का, जब तक 5-6 साल तो, है ना, जब तक नई एजुकेशन पॉलिसी दोबारा नहीं आ जाएगी। हमने पढ़ा था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो कभी इस तरीके से गड्ढा नहीं करते हैं सीधे सीधे, वो करते हैं इस तरीके से या फिर इस तरीके से, है ना। जैसे कि अगर मेरे तो ज़्यादा सामान अगर नीचे गड्ढा मारेंगे, अगर हाथ मतलब कि कोई भी कुछ टूल मारेंगे अंदर ज़मीन में और कुछ ऐसा फ्रेजाइल हुआ कुछ भी आइटम तो टूट जाएगा, उसकी तो हिस्ट्री सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके, अगर एक ऐसे सामान रखा हुआ है, अगर ऐसे जाएगा कुछ भी टूल है, उसका जो भी गैजेट है, मशीन ऐसे जाएगी तो उसका इतना पार्ट टूटेगा, इतना तो बचेगा ना, या फिर ये तो बाद में जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए टेढ़ी समझ जाओ आप, इतना मैं जिस समझाने के लिए। मटेरियल रिमेन्स रिकवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड एक्सप्लोरेशन। हाँ, एक्सकेवेशन कहने वाला था मैं, लेकिन वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया, क्या करना है। आर सब्जेक्टेड टू वेरियस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। इसके अलावा द देयर डेट्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग्स। फॉर एग्जांपल एक्सकेवेटेड साइट बिलोंगिंग टू द हड़प्पन पीरियड help us to know about the life of the people who lived in that era. Similarly, मेगालिथ्स यानी जो ग्रेव्स देखी जाती हैं साउथ इंडिया में, जो हमें दिखाती हैं लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया बिफोर 300 BCE की टाइम की, है ना। द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, स्पेशली थ्रू पॉलिन एनालिसिस। ये भी पता चल जाता है मैं कहीं ना कहीं से, है ना। यानी हम हिस्ट्री को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी डिबेट रहती है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इंस्क्रिप्शन की थोड़ा सा देख लें, बस इस वाले पेज को, जो इंस्क्रिप्शन की उसको हम पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। हमने दो चीज़ देखी, न्यूमिस्मेटिक एंड क्या हो रहा है, एपिग्राफी।
एपिग्राफी क्या होता है ये भी मेरे को बताना, एक बार कमेंट में लिख दोगे तो आपको याद हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है और ये एपिग्राफी क्या होता है, ये तो मैंने अपने लिए लिखा है जिससे मैं याद रख पाऊँ। आप कहाँ पे लिखोगे ये आप देखो, है ना। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो चैनल को, माइट बी नेक्स्ट पार्ट मेंबर्स के लिए आए। सो यस, टू join the channel. Thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe.